से पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बाद अब हम आज तीसरा बिंदु पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ था, इससे पहले यहाँ पर क्या था? इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के निर्माण से पहले क्या था? तो यहाँ पर मैदान निर्माण से पहले क्या थी? घाटी थी। वो इस प्रकार से थी। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है और इधर से ये विंध्याचल। तो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है और ये विंध्याचल पर्वतमाला है। तो यहाँ पर मैदान नहीं बना, इससे पहले ये पूर्वी मैदान की लोकेशन है। तो यहाँ पर क्या था? ये घाटी थी। अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी चतुर्थक महाकल्प में। कब हुई थी इसकी उत्पत्ति? चतुर्थक महाकल्प में। अगर महाकल्प पूछता है तो चतुर्थक कल्प भी आ सकता है, इसकी जगह नूतन महाकल्प भी आ सकता है, और नूतन महाकल्प नहीं आता है तो नियोजोइक एरा भी आ सकता है। नियोजोइक एरा या नूतन महाकल्प या चतुर्थक। अब ये तो महाकल्प था। अब इस मैदान के निर्माण या उत्पत्ति के समय युग कौन सा था? तो वह युग था प्लीस्टोसीन युग। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कौन से युग में हुआ था? तो वह युग कौन सा था? प्लीस्टोसीन युग था। ठीक है। अगर महाकल्प पूछता है तो चतुर्थक, और युग पूछता है तो प्लीस्टोसीन। अब इसकी उत्पत्ति के बाद इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है नदियों के निक्षेपण से। नदियों के निक्षेपण से। अब ये निक्षेप क्या होता है? जब नदी आती है बह करके तो उसके साथ क्या है? कुछ पदार्थ, मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब बहा करके लाती है और जिस जगह पर छोड़ देती है, मतलब नदी की जो परिवहन क्षमता जब खत्म हो जाती है, उसको बहा कर ले जाने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसको छोड़ देती है, उसको बोलते हैं निक्षेपण। मान लीजिए यह अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से नदियां निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इधर से ये विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल से फिर ये नदियां आती है। तो इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वतमाला दोनों से नदियां आकर के गिरी इस पूर्वी मैदानी वाले क्षेत्र में। यहां पर गिरने से क्या होता है? देखिए, हमने बात की इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के निक्षेपण से। यहाँ से नदियां आती है तो इसके साथ क्या है? कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी सब लाती है, और इससे ये क्या है? इसका निक्षेपण हुआ, मतलब यहाँ पर जमा हुआ। जमा होने से क्या है? यह पूरा भर जाता है और इस प्रकार से यह आकृति पूरे मैदान के रूप में उभर कर आती है। तो निर्माण इसका किस प्रकार से हुआ? नदियों के निक्षेपण से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में पूर्वी मैदान का भाग कितना है, उसके क्षेत्र का। राजस्थान के क्षेत्र का पूर्वी मैदान में कितना भाग है? 23.3% भाग है। और इस पर जनसंख्या कितनी है बात करते हैं तो उसमें किसी बुक में दे रखा होगा 39% और किसी बुक में 40% या 40%। हमें जो एग्जाम में ऑप्शन आता है, आंसर आता है, उसके आधार पर ही हमें करना है, या तो 39 या 40, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो अब यहाँ पर जनसंख्या इतनी है, मतलब राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर, 60% बाकी क्षेत्रों में है और मात्र पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो यहाँ पर खेती या कृषि किस प्रकार की जाती है? यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है? गहन निर्वाह कृषि। गहन कृषि दो प्रकार की होती है वैसे। एक तो सिर्फ जिससे हमारी आजीविका या जीवन यापन के लिए की जाती है उसको निर्वाह कृषि, लेकिन ये इसके आगे लग गया है गहन। गहन मतलब जहाँ पर उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है और जिसका उपयोग सिर्फ भोजन के साथ साथ विपणन या व्यापार या बेचने में भी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। और वर्ष में एक बार नहीं, पूरे साल खेती की जाती है, तो बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। अब यह किसका हिस्सा है? यह जो पूरी मैदानी प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, किसका हिस्सा या भाग है? यह किसका हिस्सा है? पूर्वी मैदान जो हमारे प्रायद्वीप पठार है उसके उत्तर में है। जैसे यहाँ पर ये राजस्थान आ जाता है, उसके बाद क्या है? ये उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश गंगा वाला। अब
ये पार्ट है, हम बात इसकी कर रहे हैं क्योंकि इधर से आ गया प्रायद्वीप पठार। क्या आ गया? प्रायद्वीप पठार। तो यहाँ वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो यह किसका है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र का भाग है, जो जहाँ पर सर्वाधिक नदियां हैं, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है वगैरह। अब यहाँ पर इस क्षेत्र में नदियां कौन कौन सी है? प्रमुख नदियां कौन सी है? प्रमुख नदियां चंबल, बनास, माही और बाणगंगा। इन नदियों के द्वारा यह निर्मित मैदान है जिसको हम पूर्वी मैदान कहते हैं। चंबल, बनास, माही और बाणगंगा नदियों की प्रवाह क्षेत्र के द्वारा या उसके द्वारा बहाएगी मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्या खनिज पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न आएगा खनिज यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि खनिजों की दृष्टि से यह निर्धन या खनिजों का अभाव है। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में किसी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते। सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं तो वह अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के उप विभाजन में हम देखते हैं, नंबर 1 चंबल बेसिन, फिर है बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। 4 नदियों के बेसिनों से ही इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। अब बनास बेसिन के वापस 2 भाग कर दिए हैं, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। अब हम नंबर 1 बात करते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन तो उसका क्षेत्र की बात करते हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में यह बहती है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, तो देखिए आप, ये एमपी है और मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ी है और जनापाव की पहाड़ी में मऊ, वहां से विंध्याचल की पर्वतश्रेणी से इसका उद्गम होता है और यहाँ राजस्थान में चित्तौड़ की 84 गढ़ से, चित्तौड़ के 84 गढ़ से इसका प्रवेश होता है। उसके बाद में फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से वापस यमुना में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस चंबल बेसिन में मृदा कैसी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मृदा कैसी होगी? जलोढ़, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ अधिक है वहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी कहीं न कहीं जमा होती है, तो उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या है? बहुत ही उपजाऊ होती है, यहाँ पर उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अब चंबल के संदर्भ में एक कंसेप्ट है कि अवनालिका अपर्दन। यहाँ पर क्या है? चंबल के द्वारा जो मिट्टी है पूर्वी मैदानी प्रदेश, वहाँ की काली मिट्टी, इसको बहा करके क्या किया जाता है? मिट्टी का काट करके नालियाँ ही नालियाँ बना दी जाती है, जिसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं। और उसको यहाँ पर इसके द्वारा डांग, उसको भेड़ क्षेत्र भी कहते हैं या उत्खात भूमि कहते हैं। जो अवनालिका अपर्दन किया जाता है इसको डांग क्षेत्र भी कहा जाता है, भेड़ क्षेत्र या उत्खात भूमि। अब प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी विख्यात है या कुख्यात है, कैसे भी दिया जा सकता है। तो उत्खात के लिए या बीहड़ क्षेत्र के लिए चंबल नदी विख्यात है या कुख्यात है। अब अगर चंबल न दे तो साथ में आपको देगा चंबल और बनास, चंबल और बाणगंगा, चंबल और माही। तो आपको उत्तर अगर 2 नदियां देता है तो चंबल और बनास करना है, जो बीहड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं उत्खात भूमि क्षेत्र। अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्खात भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। एसएम का मतलब है सवाई माधोपुर जिला, यहाँ पर इसका क्षेत्र सर्वाधिक है। और उत्खात भूमि की बात या बीहड़ की बात करते हैं तो सर्वाधिक बीहड़ या उत्खात भूमि धौलपुर में पाई जाती है। परसेंटेज के मामले में धौलपुर में सर्वाधिक उत्खात भूमि या बीहड़ प्रदेश है। अब हम नंबर 2 बात करते हैं बनास बेसिन की। इसकी बनास बेसिन और कौन कौन से जिलों में है? तो राजसमंद, उदयपुर, शाहपुरा और भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा से टूट करके नया जिला बनाया है। इन 4 जिलों में इसका उपास क्षेत्र है। अब इसके कितने भाग हैं? तो इसके 2 भाग है। पहला है मेवाड़ का मैदान, दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। अब मेवाड़ का मैदान क्या है? तो बनास नदी के जो दक्षिण में भाग है, जैसे ये बनास नदी है तो उसका उत्तर में जो भाग है और दक्षिण में जो भाग है, तो जो दक्षिण में भाग है उसको तो बोलते हैं मेवाड़ का मैदान। और जो दक्षिण में भाग है, सॉरी, जो दक्षिण में भाग है उसको बोलते हैं मेवाड़ का मैदान। यहाँ पर है मेवाड़ का मैदान। और उत्तर में भाग है उसको बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान, उसको बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। और वह है टॉप करौली में। ठीक है, अब इस मालपुरा करौली के मैदान को हेरान महोदय ने तृतीय पेनी प्लेन कहा है। और यह इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनी प्लेन किसने कहा? ये किसने कहा है? हेरान महोदय ने। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था
कि अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, वो भी हेरान महोदय ने ही किया था। अब इस बनास के संदर्भ में एक कंसेप्ट है पिडमान का मैदान। पिडमान का मैदान यह कहाँ पर है, तो राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक 3 जिलों में है। अब इन 3 जिलों में विशेष करके जहाजपुर से लेकर टोंक तक, जहाजपुर से लेकर के टोंक तक जो मैदान है उसको बोलते हैं पिडमांत का मैदान। और इस पिडमांत का मैदान का निर्माण अपरदन से हुआ है। किससे हुआ है, अपरदन से हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है खेराड। तो इस बनास नदी या बनास बेसिन का जो मैदान है उसी को खेराड नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की स्थानीय क्षेत्रों में या स्थानीय भाषा में इसको खेराड के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाण गंगा बेसिन का। बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन इसका जो मैदान है या बाणगंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान है उसको बोलते हैं रोही का मैदान। क्या बोलते हैं, रोही का मैदान। प्रश्न यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है कि बाणगंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं, रोही का मैदान बोला जाता है। ठीक है। अब बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, तो हुआ है कोटपुतली बखरोड। क्या है, कोटपुतली बखरोड। फिर उसकी बात करते हैं तो जयपुर ग्रामीण, उसके बाद है टोंक और अलवर। उसके साथ में ही भरतपुर के पास भी थोड़ा क्षेत्र इसका आता है। तो इस प्रकार से नंबर 3 हुआ बाणगंगा बेसिन। यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनता है केवल रोही का मैदान। नेक्स्ट है मध्यमाही का मैदान। मध्यमाही का मैदान देखिए, जिससे ये राजस्थान है, उसका दक्षिणी भाग है और माही नदी यहां से इस प्रकार से इसकी एंट्री हो रही है। ठीक है। बांसवाड़ा में खांडू के निकट इसकी एंट्री होती है और गुजरात कनाडा इसका लास्ट क्षेत्र है। और बेड़ेश्वर में, डूंगरपुर के बेड़ेश्वर में इसका सोमवार जाकर का त्रिवेणी संगम होता है। तो बात करते हैं कौन कौन से जिलों में है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, 3 जिलों में इसका प्रवास क्षेत्र है। अब माही मैदान के संदर्भ में एक कंसेप्ट आता है चप्पल का मैदान। चप्पन का मैदान, तो इस माही नदी के द्वारा निर्मित या इसके 56 नदी नालों या 56 ग्रामों का समूह वो कहलाता है चप्पन का मैदान।